हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। एडीआर नर्सिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं रिडमल गोदारा आज आपको एंजिना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलो अपन बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आप एडीआर नर्सिंग क्लासेस के इस पैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एडीआर नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए, फॉलो ज़रूर करिए। ये जो आपका टॉपिक है एंजिना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अपन बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। इसमें क्या है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू कार्डियक मसल्स। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, जो कार्डियक मसल्स है उनको क्या है, ब्लड सप्लाई करती है। क्या है, कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है कौन, कोरोनरी आर्टरी। कौन करती है, कोरोनरी आर्टरी। और रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो मायोकार्डियल इचीमिया। जब ये आर्टरी क्या है, ब्लड सप्लाई को कम कर देती है, तब क्या होता है, मायोकार्डियल इचीमिया अपेयर होता है। और कॉमन अंडरलाइनिंग कोज एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इचीमिया में भी प्रोड्यूस एंजिना। प्रोलॉन्ग्ड सीवियर इचीमिया कैन कोज एमआई। हमेशा ध्यान रखें कि जो इचीमिया बनता है जब कोरोनरी आर्टरी में सप्लाई कम होती है तो जो मायोकार्डियल मसल्स है उसमें क्या है, इचीमिया बनता है। और ये इचीमिया कम टाइम के लिए रहता है। ये इचीमिया जब कम टाइम के लिए रहता है तो अपन बोलते हैं इचीमिया एंजिना। जो शॉर्ट टाइम के लिए इचीमिया रहता है तो अपन इसको एंजिना बोलते हैं। और यही इचीमिया यदि लॉन्ग टाइम रह जाए, नेक्रोसिस की कंडीशन में चला जाए या वहाँ टिश्यू डेथ हो जाए तो वो बन जाता है अपना एमआई। क्या बन जाता है, एमआई। क्या बोलते हैं अपन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है। और यदि एंजिना, अब देखते हैं एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस क्या है, एंजिना मतलब है चेस्ट डिस्कम्फर्ट कोज बाय ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इचीमिया। मायोकार्डियल इचीमिया हुआ जिससे क्या चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, उसको क्या बोलते हैं, एंजिना। यूजुअली ऑकर व्हेन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एक्सीड ऑक्सीजन सप्लाई। जब ऑक्सीजन सप्लाई है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए तब जो कंडीशन अपेयर होती है वो क्या है, एंजिना है। ठीक है। उस टाइम क्या है, इसीमिक कंडीशन बनती है। और उसी इसीमिक कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंजिना बोलते हैं। टिपिकली रिवर्सिबल। ये कंडीशन एक क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन है। इसको आप पेशेंट को रेस्ट करवा कर ऑक्सीजन देकर रिवर्सिबल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और इम्बैलेंस इज करेक्टेड। इंपॉर्टेंट, सबसे ध्यान रखने वाली है, एंजिना डज नॉट मीन्स मायोकार्डियल सेल डेथ। एंजिना में कभी भी जो मायोकार्डियल सेल है उनका डेथ नहीं होता है। मायोकार्डियल सेल है उनका डेथ नहीं होता है, ध्यान रखें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजिना। एंजिना के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला है स्टेबल एंजिना। क्या है, स्टेबल एंजिना। इसमें क्या है, प्रिडिक्टेबल विथ एक्सेप्शन स्ट्रेस, relieved by rest and prescribed एंटी-एनर्जेसिक थेरेपी। जब आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दे देते हैं या रेस्ट दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, तब पेशेंट को क्या है, जो चेस्ट पेन हो रहा होता है वो उसमें आराम मिल जाता है। ठीक है। तो वो क्या है, स्टेबल एंजिना है। देन आता है अनस्टेबल एंजिना। अनस्टेबल में एंजिना में क्या है, इसमें पेन कंटिन्यू रहता है। क्या है, पेन कंटिन्यू रहता है। पेशेंट को चाहे आप रेस्ट दे रहे हो चाहे ऑक्सीजन दे रहे हो, पेशेंट को पेन होता ही जा रहा है। तो ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है। ये क्या है,
एक इमरजेंसी कंडीशन है। देन है वेजोस्पैस्टिक या प्रिजमेंटल एंजिना। इसमें क्या है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होती है। क्या है, कोरोनरी आर्टरी है वो स्पाज्म होती है, ठीक है। और ये क्या है, रेस्ट में भी इसमें दर्द होता रहता है। डिफरेंट स्टेबल फ्रॉम अनस्टेबल एंजिना इन एग्जाम। आप हमेशा स्टेबल और अनस्टेबल जो एंजिना है इसको एग्जाम में डिफरेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले स्टेबल में एक ही चीज ध्यान रखनी है, स्टेबल में आप पेशेंट को रेस्ट दोगे या नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया, ऑक्सीजन दे दी, तो पेशेंट को आराम मिल जाएगा। और वही अनस्टेबल में क्या होगा, पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा, दर्द होता जाएगा। तो वो क्या है, एमआई को इंडिकेट कर सकता है, बाद में धीरे धीरे एमआई की तरफ जा सकता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। अब देखते हैं एंजिना कॉमन फीचर्स देखते हैं। एंजिना में क्या है, प्रेशर्स या चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, और हैवीनेस चेस्ट में फील हो सकता है, सिक्वेंसिंग इन चेस्ट हो सकती है। इसमें क्या है, पेन होगा वो रेडिएट टू आर्म, शोल्डर, नेक, जो और बैक। जो पेन है वो जो की तरफ जा सकता है, आपके शोल्डर की तरफ जा सकता है, और बैक की तरफ भी जा सकता है। और क्या है, मे बी ऑक्योर विद एक्सरसाइज एंड इमोशनल स्ट्रेस। ये क्या है, एक्सरसाइज या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। और मे बी एसोसिएट विद डिस्पनिया, स्वेटिंग और नोजिया। ये भी आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और सिम्टम कैन वेरी स्पेशली इन वुमेन एंड अल्डर स्टेज। प्रत्येक पेशेंट में सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ये ही सिम्टम देखने को मिलेंगे, नहीं, ठीक है। सिम्टम आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। अब देते हैं एंजिना ट्रिगर्स या रिलीफ। हमेशा ध्यान रखें, एंजिना ट्रिगर्स कैसे होगा, एक्सेप्शन या इमोशनल स्ट्रेस होगा, कोल्ड एक्सपोजर या हैवी मील्स इन सस्पेक्टेबल पर्सन। हमेशा ध्यान रखें, एक्सेप्शन या इमोशनल स्ट्रेस हो गया, कोल्ड एक्सपोजर हो गया, ये क्या है आपके, या हैवी मील हो गया, ठीक है। ये क्या है, आपके एंजिना को ट्रिगर करते हैं। किसको, एंजिना को ट्रिगर करते हैं। और स्टेबल एंजिना ऑफ्टन इंप्रूव विथ रेस्ट। हमेशा ध्यान रखें, ये पॉइंट, एक पॉइंट ध्यान रखना है, स्टेबल एंजिना है वो रेस्ट के दौरान सही हो जाएगा, या आप ऑक्सीजन थेरेपी दोगे तो सही हो जाएगा, उसमें आराम मिल जाएगा। और प्रिस्क्राइब सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन में भी रिलीव एंजिनल एपिसोड्स या पेन। जो सबलिंगुअल जो आप टैबलेट देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की, तो उससे पेन में दर्द, जो दर्द है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पेन है वो क्या है, कम हो जाएगा। परसिस्टेंट सीवियर और चेंजिंग चेस्ट पेन नीड अर्जेंट असेसमेंट। हमेशा ध्यान रखें, यदि पेशेंट कंटिन्यू चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो वो एक अर्जेंट असेसमेंट की कंडीशन है, उसको तुरंत असेसमेंट करें, ठीक है। अब देखते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, वो था एंजिना। अब देखते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसे अपन एमआई बोलते हैं। एमआई में क्या होता है, मायोकार्डियल इंजरी होती है, ठीक है। और नेक्रोसिस कोज बाय एक्यूट या प्रोलॉन्ग्ड इंटरप्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो। जब कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड है उसके फ्लो में इंटरप्ट हो जाए, वो इंटरप्ट हो जाए, या समय से ज़्यादा उसमें, जैसे एंजिना तो शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। और जब वो कंडीशन नेक्रोसिस की आ जाए, यदि उस टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाए, वो टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाए ब्लड फ्लो की, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तब वो एमआई होता है, ठीक है। ऑफ्टन रिलेटेड टू अक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस आफ्टर पेलिक्यू डिस्ट्रप्शन। तो हमेशा ध्यान रखें, जब सबसे पहले क्या है, पेलिक्यू डिस्ट्रप्शन होता है, देन वहाँ क्या है, थ्रोम्बोसिस की कंडीशन होती है। और वही थ्रोम्बोसिस क्या है, आपके मायोकार्डियल कोरोनरी आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी है
ब्लड सप्लाई मायोकार्डियल टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और क्या है आपके एमआई की कंडीशन बनाता है, ठीक है ना। और ये क्या है, इरिवर्सिबल कंडीशन है और ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। एमआई ये क्या है, बहुत सीवियर प्रायोरिटी देने वाली मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। अब देखते हैं एंजीना वर्सेस एमआई, इनको दोनों को अलग कैसे करेंगे। तो एंजीना क्या है, इचीमिया है विदाउट मायोकार्डियल नेक्रोसिस, दोनों में इचीमिया है, ठीक है। इचीमिया तो दोनों, इचीमिया इस फर्स्ट स्टेज में इचीमिया दोनों में होगा क्योंकि इचीमिया के बाद ही तो नेक्रोसिस होगा। जो एंजाइना है इसमें ओनली इचीमिया ही होगा और जो कि O2 थेरेपी की बात स्टेबल हो जाएगा। और जो एमआई है इसमें क्या है, मायोकार्डियल इंजरी होगी, नेक्रोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। इचीमिया के बाद जो नेक्रोसिस की कंडीशन है वही एमआई है, ठीक है। और एंजाइना इज यूजुअली ट्रांजिट एंड रिवर्सिबल और एमआई रिक्वायर्ड अर्जेंट रिपरफ्यूजन एंड फोकस मैनेजमेंट। एमआई में हमेशा आपको बहुत जल्दी मैनेजमेंट करना मस्ट भी नेसेसरी है, नहीं तो पेशेंट टपक जाएगा। डू नॉट एंश्योर चेस्ट पेन इन जस्ट एंजीना, हमेशा चेस्ट पेन को एंजीना नहीं समझें क्योंकि हर चेस्ट पेन एंजीना नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं एमआई के रिस्क फैक्टर, कौन से रिस्क फैक्टर है जो आपके एमआई को इंडिकेट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से क्या है, जो आपकी वेन है या आर्टरी से इसमें क्या है रप्चर होने की चांसेस रहते हैं और जिससे क्या है वह क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे और क्या है क्लोट बन जाएंगे, वही क्या है ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे और बाद में वहाँ इचीमिया कंडीशन बन जाएगी और इचीमिया के बाद क्या है नेक्रोसिस हो जाएगा और नेक्रोसिस ही एमआई को इंड्यूस कर देगा, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस है, स्मोकिंग है या फिर आप डिस्लिपिडीमिया या हाई एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड है, ओबेसिटी या फिजिकल इनएक्टिविटी, बहुत मोटापा या फिर फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, या एज या फैमिली हिस्ट्री, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है वो भी इम्पोर्टेंट है, या प्रीवियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या पीछे कोई हिस्ट्री रही है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तो वो भी रोल आउट करनी है, ठीक है। ये क्या है, कोज है या रिस्क फैक्टर है, क्या है रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, ठीक है। रिस्क फैक्टर है किसके, एमआई के। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी एमआई की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस पैलिक्यू बिकम्स अनस्टेबल या रप्चर्स। सबसे पहले क्या है, पैलिक्यू की कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब जो भी वेन या आर्टरीज है उसमें क्या है, जैसे कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या है रप्चर होता है और वहाँ क्या है प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है और वही क्या है कोरोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और मायोकार्डियल इचीमिया की कंडीशन बनती है। और यही इचीमिया जब प्रोलॉन्ग लंबे समय तक रहेगा तो क्या बन जाएगा, मायोकार्डियल नेक्रोसिस कर देगा और यही मायोकार्डियल नेक्रोसिस क्या कहलाता है, एमआई कहलाता है। क्या है, यही मायोकार्डियल नेक्रोसिस क्या कहलाता है, एमआई कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एमआई के क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं। वही है चेस्ट पेन, सीवियर और परसिस्टेंट चेस्ट प्रेशर या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। पेन में बी रेडिएट टू आर्म, जो एंड शोल्डर और बैक, ठीक है। एंजीना और एमआई की सेम ही सिम्टम होते हैं। डिस्पनिया और स्वेटिंग, नोजिया वॉमिटिंग में भी ओकर, ये नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, डिस्पनिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है और पैलोर एंजाइटी और वीकनेस। और क्या है, सब पेशेंट्स में भी हैव एटिपिकल और साइलेंट प्रेजेंटेशन। कभी कभी पेशेंट में क्या है साइलेंट अटैक भी होते हैं, एमआई के साइलेंट अटैक भी होते हैं जिसमें पेन नहीं होता है, ठीक है। पर कुछ न कुछ इनमें से आपको सिम्टम जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एमआई को डायग्नोसिस कैसे करोगे। चलो पेशेंट ने बोल दिया उसको दर्द नहीं है, जस्ट डिस्कम्फर्ट है, स्वेटिंग है, डिस्पनिया है,
तो आपको ईसीजी का रोल वहां अदा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ईसीजी। सबसे पहला काम है ईसीजी करोगे, असेंसिस फॉर रैपिड असेसमेंट एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंजीना और एमआई को अलग कैसे करोगे, तो सबसे पहला काम है आपका ईसीजी करना। बाद में क्या है, कार्डियक ट्रोपोनिन्स, जो क्या है बायोमार्कर्स है, ठीक है। मायोकार्डियल इंजरी के जो मायोकार्डियल टिश्यू है, ठीक है, मसल्स है, उनका मार्कर है, कौन सा है, कार्डियक ट्रोपोनिन। तो ये कार्डियक ट्रोपोनिन टेस्ट करवाओगे, और हिस्ट्री और सिम्टम, इन पॉइंट को ध्यान से देखना, तभी आप एक परफेक्ट डायग्नोसिस कर पाओगे, डिफरेंट कर पाओगे एंजीना और एमआई को। हिस्ट्री लेनी है पेशेंट को, सिम्टम आपको देखने हैं, और ईसीजी देखनी है। देन क्या है, जो बायोमार्कर है कार्डियक ट्रोपोनिन्स है वो देखने हैं। उनको देख के ही आपको डायग्नोसिस करना है कि पेशेंट को एमआई है या नहीं है। डू नॉट डिले इमरजेंसी इवोल्यूशन व्हेन एमआई इज सस्पेक्टेड। यदि आपको सस्पेक्ट हो कि एमआई का ही पेशेंट है, तो उसके मैनेजमेंट में कभी आपको डिले नहीं करना है, ठीक है। तुरंत जो भी आपका मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल वो अपनाने हैं। अब देखते हैं स्टेमी और एनेस्टेमी। स्टेमी क्या चीज है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेमी। इसमें क्या है, स्टेमी मतलब है आस्टी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, आस्टी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कि जब एमआई के अंदर एसटी, ईसीजी में एसटी एलिवेशन मिलता है तो वो क्या है, एमआई है। और एक होता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एसटी सेगमेंट है वो आपको एलिवेटेड मिलेगा, और दूसरा है नॉन स्टेमी, इसमें क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन विदाउट परसिस्टेंट एसटी एलिवेशन। इसमें एसटी एलिवेशन आपको नहीं मिलेगा, बट जो बायोमार्कर्स है, जो ट्रोपोनिन है, वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स में इंजरी तो हुई है, भाई वहां इंजरी तो हुई है, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एमआई है, ठीक है। ओनली ईसीजी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। ईसीजी चांस डिपेंड ऑन लोकेशन एंड टाइमिंग, ठीक है। पेशेंट के अटैक का टाइमिंग, और कई बार ईसीजी में एरर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर जगह वो हर ईसीजी टेक्नीशियन, या कभी ऐसा होता है कि जो आप पॉइंट लगाते हैं वो इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो ओनली ईसीजी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको बायोमार्कर्स है वो आपको पेशेंट को करवाना मस्ट भी नेसेसरी है, तभी आप क्लासिकली उसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये एमआई है या एंजीना है, ओके। क्लिनिकल डायग्नोसिस रिक्वायर्ड द फुल पिक्चर, ठीक है। हमेशा इनको असेस करने के लिए आपको हमेशा क्या है, जो बायोकार्डियो मार्कर है, ठीक है, ट्रोपोनिन, वो आपको जरूरी करवाना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको पेशेंट मिले तो उसकी हिस्ट्री लो, सिम्टम देखो, देन ईसीजी करवाओ, देन जो आपका ट्रोपोनिन टी है वो करवाओ, ट्रोपोनिन करवाओ, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग प्रियोरिटी एज ए नर्सिंग ऑफिसर। हमेशा ध्यान रखें, रिकॉग्नाइज चेस्ट पेन एज अ पोटेंशियल इमरजेंसी। जब भी आपको कोई पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन करे या चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आए, तो उसको सबसे प्रियोरिटी देनी है, सबसे ज़्यादा उसको प्रियोरिटी देनी है। और कॉल फॉर अर्जेंट मेडिकल एवोल्यूशन एंड एक्टिवेट लोकल प्रोटोकॉल एज ओवर हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू अपने हॉस्पिटल के अनुसार जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। और चेस्ट पेन के मैनेजमेंट के लिए, उसको एवोल्यूशन के लिए तुरंत कंसल्टेंट को या जो भी डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और ऑब्टेन वाइटल साइन, आपको वाइटल साइन लेने हैं तुरंत। और फोकस ऑन असेसमेंट, असेसमेंट पर फोकस करना है। अटैच कार्डियक मॉनिटर, तुरंत वाइटल मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर अटैच करते हैं। ऑब्टेन ईसीजी प्रॉपर्ली वेनेबल, जब भी आप अवेलेबल ईसीजी अवेलेबल हो जाए तो तुरंत ईसीजी कर डालें। एस्टेब्लिश आईवी असेस एज पर इंडिकेटेड एंड प्रिपेयर फॉर प्रिस्क्राइब मेडिसिन,
ठीक है। और देन क्या करना है, आपको आईवी लाइन ले लेनी है और जो डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन की है वो आप पेशेंट को देनी है। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। ओके, अब देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, वो तो हो गया आपका काम। अब देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है। रिफर्फ्यूजन इज क्रिटिकल इन एजिबल एक्यूट कोरोनरी ऑकल्सन। हमेशा ध्यान रखें एमआई में क्या है, आपको मैनेजमेंट बहुत जल्दी करना है, ऐसा नहीं है कि डिलीट कर दिया। एंटीप्लेटलेट एंड एंटीकोगुलेशन थेरेपी, ठीक है, एंटीप्लेटलेट और एंटीकोगुलेशन थेरेपी चलानी होती है। और नेट्रेस में भी यूज सिलेक्टेड पेशेंट, कुछ पेशेंट में क्या है नेट्रेस भी मेडिसिन यूज की जा सकती है। और अदर थेरेपीज में क्या है बीटा ब्लॉकर्स या स्टेंट या एसी इनहिबिटर, ठीक है, या फिर एआरबीज डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, क्या है एसी या एआरबीज इनहिबिटर मेडिसिन यूज करनी है। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करने के लिए। और देन क्या है जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर है उनको भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये मेडिकल मैनेजमेंट ही, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। ठीक है, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन एमआई टाइप, और हमेशा एमआई के टाइप पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। और सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट प्रत्येक पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही मैनेजमेंट है कि रामबाण यही है, नहीं। पेशेंट के कंडीशन पर और कुछ कंडीशन होती है, जैसे माना कि पेशेंट को हेमरोइड्स है, हेमरोइड की ब्लीडिंग है, तो आप एंटीप्लेटलेट या एंटीकोगुलेशन थेरेपी नहीं चला सकते ना। तो उसमें वो देखना होता है कि क्या चीज देनी है क्या नहीं देखनी। ये क्या है मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कि अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं एमआई के। एमआई के कॉम्प्लिकेशन है एरिथमियास हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी इडिमा हो सकती है, और कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। और क्या है रिकरेंट इचीमिया हो सकता है, और इंफ्रैक्शन हो सकता है। जो पैपिलरी मसल्स है वो डिसफंक्शन हो सकती है या रप्चर्ड हो सकती है, और वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर हो सकता है, एंड प्रीवॉल रप्चर हो सकता है, और पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। ये क्या है कॉम्प्लिकेशन है एमआई की। ठीक है, अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। मॉनिटर पेन, पेन को मॉनिटर करें, वाइटल साइन लें, रिदम एंड ऑक्सीजन को मेंटेन करें। एडमिशन जो भी डॉक्टर ने दवाई लिखी है उसको दें, और ऑब्जर्व रेस्पॉन्स, जो भी रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको ऑब्जर्व करें। रिड्यूस एंजाइटी और प्रोवाइड काल्म रिस्पॉन्स, जो भी आपके पेशेंट के आसपास का वातावरण है उसको शांत बनाए रखें। ठीक है, और एंजाइटी को कम करें। ऐसा नहीं कि उसको एमआई अटैक आया है, उसको अटैक के जो भी देखने को मिले कि भाई कि आपको अटैक आ गया है न, उसके अटेंडर आ रहे हैं, ओ अटैक आ गया, ये हो गया, ये हो गया। पेशेंट को मतलब एंजिस नहीं करना है, उसके आसपास का वातावरण शांत बना के रखना है, और पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये एक कंडीशन है जो आराम से सही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एमआई आ गया मतलब ऊपर चले जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, टीच मेडिकेशन और एडिशन कार्डियक रिस्क फैक्टर कंट्रोल, उसको समझाना है कि आपको आगे कैसे मैनेजमेंट करना है, आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, इनके बारे में एजुकेशन देना है। ठीक है, प्रमोट स्मोकिंग सेसेशन एंड डाइट एक्टिविटी एंड फॉलो अप। ठीक है, पेशेंट को ये समझाना है कि उसको डाइट में क्या लेना है, और जो रिस्क फैक्टर है उनको हटा देना है। ठीक है, रिस्क फैक्टर जैसे माना कि ओबेसिटी है तो पेशेंट को समझाना है कि इस ओबेसिटी को कम करे। यदि वो उसकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग के लिए समझाएं। ठीक है, और स्मोकिंग कर रहा है तो उसको स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए बोलें। अब देखते हैं इमरजेंसी रेड फ्लैग। हमेशा ध्यान रखें चेस्ट प्रेशर या डिस्कम्फर्ट लास्टिंग सीवियर मिनट्स एंड रिकरेंटिंग, पेन विद डिस्पनिया, स्वेटिंग, नोजिया, सिनकोप, इनको लिटरली हल्के में नहीं लें। ठीक है, न्यू चेस्ट पेन एड्रेस एंड रैपिडली वर्सिंग सिम्टम्स, डू नॉट डिले इमरजेंसी मैनेजमेंट।
ठीक है। एंड सेल्फ डायग्नोसिस, कभी खुद को डायग्नोसिस ना करना उस, और यदि इमरजेंसी मैनेजमेंट में कभी डिले नहीं करना है। और टाइम सेंसिटिव मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन नीड टू रैपिड केयर, हमेशा ध्यान रखें एमआई है वो एक क्या है, रैपिड केयर के लिए जाना जाता है, ठीक है। एमआई को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है क्योंकि वो पेशेंट को कभी भी टपका सकता है। ध्यान रखें स्टेबल एंजिना है उसमें क्या है, प्रिडिक्टेबल विथ एक्सर्शन एंड यूजुअली रिलीव्ड बाय रेस्ट टाइम। आपको जो स्टेबल एंजिना है उसमें आराम मिल जाएगा, और अनस्टेबल एंजिना है उसमें क्या है, दर्द होता रहेगा, ठीक है, और बढ़ेगा। एमआई उसमें क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या इंजरी, ठीक है, नेक्रोसिस की कंडीशन होती है। और हमेशा ध्यान रखें कार्डियक ट्रोपोनिन एमआई को अलग करने का या एमआई को डायग्नोसिस करने का सबसे बेस्ट मार्कर है। इस टाइम में क्या है, persistent ST elevation in the appropriate setting, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, अर्जेंट असेसमेंट एंड ईसीजी मॉनिटरिंग, ठीक है, क्या रहेगी, ईसीजी मॉनिटरिंग। ये था अपना एमआई एंड एंजिना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।